प्रोटीन कैसे बना ये हम पढ़ चुके हैं। अब आइए कि जीन का एक्सप्रेशन जो होगा उसका रेगुलेशन कैसे होगा। आप ये जानते हैं कि जीन का जो प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, प्रोटीन। और यही प्रोटीन जो होते हैं यही हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है, जिसके चलते हम कहते हैं कि जीन हमारा रेगुलेटर है। जीन पहले बनाएगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होगा, एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए अगर स्टेबल है तो सही है, वो ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन जो है वह फिर फर्दर जो है या प्रोटीन जो होगा फर्दर जो है उसमें मॉडिफिकेशन होंगे, और यही मॉडिफाइड प्रोटीन जो है हमारे रेगुलेट करेंगे। देखिए इसको, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बदले में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक का जीन रेगुलेशन कैसे होता है और यूकैरियोट का जीन रेगुलेशन कैसे होता है। तो प्रोकैरियोट के जीन रेगुलेशन के बारे में सबसे पहले 1961 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जैकब एंड मोनोड ने। जैकब एंड मोनोड ने क्या किया कि ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर कराया लैक्टोज मीडियम में। तो देखा कि लैक्टोज मीडियम में भी वह ग्रो कर रहा है। और जब लैक्टोज के साथ ग्लूकोज को जोड़ दिया तो देखा कि लैक्टोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है बल्कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। जैकब एंड मोनोड ने 1961 में एक एक्सपेरिमेंट किया और एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। और इस ओपेरॉन मॉडल के अनुसार उसने कहा कि जीन के बगल में जो जीन ट्रांसक्राइब करेगा उसके बगल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ऑपरेटर, और उसके बगल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है प्रोमोटर। आप जानते हो कि प्रोमोटर इज द साइट ऑफ बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड कर भी गया प्रोमोटर पर तो उसके बाद क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर गेट के रूप में कार्य करता है। अगर वह गेट खुला रहेगा तब आरएनए पॉलीमरेज जीन को ट्रांसक्राइब करेगा। अगर नहीं खुला है, किसी कारणवश किसी प्रोटीन के द्वारा बंद है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर ही बाइंड करके रह जाएगा। तो इस तरह से जैकब एंड मोनोड ने कहा कि जब ग्लूकोज मीडियम में है तो सिर्फ ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन लैक्टोज प्लस ग्लूकोज अगर मीडियम में है तो सबसे पहले तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन बाद में लैक्टोज का भी यूटिलाइजेशन होने लगेगा। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर। दूध मीठा होता है किसके चलते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, एक तरह का डाइसैकेराइड है। आप देखिए यहाँ पर डाइसैकेराइड है, ये एक दो सबयूनिट है ग्लूकोज के। तो ये लैक्टोज जो है बाहर मीडियम में था, लेकिन ग्लूकोज के चलते उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो लैक्टोज का यूटिलाइजेशन कैसे करेगा फिर, इसका मतलब कि जब ग्लूकोज मीडियम में था तब लैक्टोज को यूटिलाइज करने वाले जीन सप्रेस थे। ठीक है। देखिए आप, जो दो तरह के जीन होते हैं, एक होता है हाउस कीपिंग जीन और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। एक होता है हाउस कीपिंग जीन, यह वह जीन होता है जो सेल में हमेशा एक्सप्रेस होते रहता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड जीन। क्योंकि किसी सेल के सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन से। और ग्लूकोज को यूटिलाइज करने वाले यानी ग्लाइकोलाइसिस अगर नहीं चलेगा फिर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन तो होगा नहीं। तो उसको, ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करने वाले जितने भी इंजाइम्स हैं, वह इंजाइम जिस जीन के द्वारा रेगुलेट होता है
वो सारे के सारे जीन्स हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं। तो इस तरह के जीन को बोलते हैं हम लोग हाउस कीपिंग जीन। क्लियर? ये हाउस कीपिंग जीन के अलावे भी दूसरा जीन होता है जिसको बोलते हैं लग्जरी जीन्स। लग्जरी जीन्स का मतलब कि वह एक्चुअली में रिप्रेस्ड कंडीशन में है, लेकिन अगर कोई सिग्नल आ गया तो वह एक्सप्रेस हो जाएगा। तो एक्सप्रेस कौन कराया? कोई केमिकल्स, कोई सिग्नल। यहाँ पर देखिए लैक्टोज को यूटिलाइज करने वाले जो जीन्स थे, उस लैक्टोज को यूटिलाइज करने वाले जो जीन्स हैं वो तीन हैं। पहला जीन है लैक जेड वाई ए। ये हम लोग आगे देखेंगे संभवतः। यहाँ पर देखिए लैक जेड, लैक जेड, लैक जेड, लैक जेड। इसमें नहीं दिया कि पूरा किया, नहीं दिया, नहीं दिया। तो सुन लीजिए पहले। एक चीज और याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट में जो एमआरएनए होते हैं वह पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। यूकैरियोट में जो एमआरएनए होते हैं मोनोसिस्टोनिक होते हैं। प्रोकैरियोट में एक एमआरएनए से 3 डिफरेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जैसे लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ये तीनों के तीनों कंटिगुअस होते हैं। जब भी एमआरएनए बनेगा, लैक जेड का, लैक वाई का, लैक ए का एक ही बनेगा। और जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो 3 डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो लैक जेड जो बनाता है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, या लैक्टोसाइडेज सिंपली कहें, लैक्टेज। दूसरा वाई जो बनाता है उसका नाम है परमिएज, लैक्टोज परमिएज या बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। और तीसरा जो ए होता है वह बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। इस ट्रांस एसिटाइलेज के बारे में हमको अभी तक जानकारी नहीं है हम लोगों को कि एक्चुअली में ये क्या करता है लैक्टोज के यूटिलाइजेशन में। बहरहाल याद रखिए में होगा तब ये लैक जेड वाई और ए के एमआरएनए नहीं बनेंगे, और नहीं बनेगा तो इसका ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, यानी 3 डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर गेट खुला हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज वहां के आके बाइंड किए हुए हैं, और बाइंड करने के बाद ऑपरेटर बंद है, तब तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर खुला हुआ है तो क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा और इस तरह से लैक जेड वाई ए का फॉर्मेशन करेगा। एमआरएनए का ट्रांसलेट होकर के 3 डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, वो लैक्टोज का यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर देगा। यानी यहाँ पर देखिए एक ऑपरेटर है, यहाँ पर देखिए प्रोमेटर है, और यहाँ पर देखिए कैप साइट है। यह कैप जो है इसका फुल फॉर्म है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन या साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। एक्चुअली जब ग्लूकोज मीडियम में अधिक होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज मीडियम में अधिक होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल लो होगा, और जब ग्लूकोज मीडियम में कम होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैप जो है यहाँ पर बाइंड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं बाइंड कर पा रहा है? इसलिए बाइंड नहीं कर पा रहा है कि कैटाबोलाइट एक्टिविटी साइक्लिक एएमपी का लेवल बहुत ही कम है। जब साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होगा तो लैक जेड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज मीडियम में खत्म हुआ, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा। वह साइक्लिक एएमपी अपने कैप साइट पर जाके बाइंड करेगा, या कैप साइट क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ऑपरेटर को बंद, जो बंद था वह खुल जाएगा, और लैक जेड वाई ए का फॉर्मेशन हो जाएगा एमआरएनए का, और इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, लैक्टोज का यूटिलाइजेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑपरॉन है। एक तो था लैक ऑपरॉन। आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरॉन का मतलब क्या हुआ,
तो ऑपरॉन एक तरह का जो कॉन्सेप्ट है वह ये मॉडल है, वह कंस्टिट्यूट करता है स्ट्रक्चरल जीन को, प्रोमोटर को, ऑपरेटर को। और प्रोमोटर और ऑपरेटर के बगल में रिसेंटली देखा गया है कि एक रेगुलेटर होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यह टीआरपी ऑपरॉन का स्ट्रक्चर है। टीआरपी ऑपरॉन में इतने स्ट्रक्चरल जीन हैं, यानी यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं ABCDE, ये ABCDE एक ही mRNA बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ही mRNA बनेगा, लेकिन यह mRNA 5 डिफरेंट इंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। और ये 5 डिफरेंट इंजाइम्स ये सब दिए गए हैं, वो क्या करता है, कॉर्स्मिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्टोफान में, जो कि एक तरह का एमिनो एसिड है। ठीक है, तुम लोग चुप हो गए हो जी। वेरी गुड, ऑल हैव गॉन। नहीं सर है, तो है प्रेजेंट। प्रेजेंट हो, अपना काम, चाय पी रही हो तुम लोग। देखो, ये टीआरपी ऑपरॉन को समझ लो। लैक ऑपरॉन तो तुम लोग पढ़े भी होगे बहुत। टीआरपी ऑपरॉन में क्या है, टीआरपी का मतलब ट्रिप्टोफान, और ट्रिप्टोफान का सिंथेसिस होगा। ट्रिप्टोफान के सिंथेसिस के लिए 5 इंजाइम चाहिए, और 5 इंजाइम क्या करता है, इन सीक्वेंस वे में कॉर्स्मिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्टोफान में। और ये ट्रिप्टोफान के जो mRNA होते हैं, सिंथेसिस करने वाले जो mRNA होते हैं, वह बनता तो एक ही है, लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो वह 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके चलते कि ये कन्वर्जन होता है फ्रॉम कॉर्स्मिक एसिड टू ट्रिप्टोफान। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। और स्ट्रक्चरल जीन के बगल में एक लीडर पेप्टाइड होता है, लीडर सीक्वेंस होता है। पेप्टाइड नहीं बनाएगा ये लीडर पेप्टाइड, ये कहलाता है लीडर सीक्वेंस। और इसी लीडर में एक साइट होता है जिसको बोलते हैं एटेन्यूएटर, और लीडर के बगल में ऑपरेटर, और ऑपरेटर के बगल में प्रोमोटर, और प्रोमोटर के बगल में एक जीन है जिसका नाम है TRPR, रेगुलेटरी जीन। समझ में आ गया टीआरपी ऑपरॉन का स्ट्रक्चर? ये एक स्ट्रक्चरल जीन होंगे, दैट विल कंस्टिट्यूट ऑफ 5 जीन्स। उसके बगल में क्या होगा, लीडर सीक्वेंस होगा, लीडर के बीच में एटेन्यूएटर होंगे, एटेन्यूएटर लीडर के बगल में ऑपरेटर होंगे, प्रोमोटर होंगे, और उसके जस्ट बगल में TRPR होगा, आई जीन होगा, रेगुलेटरी जीन होगा। इसका जो एक्सप्रेशन होता है कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, हमेशा होते रहता है, यानी ये हाउस कीपिंग जीन के रूप में बिहेव करता है। इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेसर। लेकिन यह रिप्रेसर जो है सीधे ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे लैक्टोज के जो रिप्रेसर थे, लैक रिप्रेसर जो थे, वो सीधे ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाता था। लेकिन यहाँ पर जो टीआरपी के रिप्रेसर हैं, ये रिप्रेसर ये बाइंड नहीं करेगा, इसको एपो रिप्रेसर कहेंगे। यह तभी ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा जबकि इसके साथ ट्रिप्टोफान जुड़ ना जाए। देखिए यहाँ पर जैसे जुड़ा ट्रिप्टोफान कि वह सीधे चला गया ऑपरेटर पर, और ऑपरेटर पर जाकर के गेट को बंद कर दिया। क्लियर? आई बात समझ में? यस सर। कि ये जो TRPR है, या इसका एक्सप्रेशन हमेशा होते रहता है, या mRNA बनाएगा, प्रोटीन बनते रहता है। लेकिन यह प्रोटीन जो है रिप्रेसर तो कहलाता है, लेकिन ये एक्चुअली मैच्योर रिप्रेसर नहीं है। ये क्या है, एपो रिप्रेसर है। इसके साथ जब टीआरपी बाइंड करेगा तभी वह एक्चुअल में रिप्रेसर कहलाएगा, और तब वह रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर पर आकर के गेट को बंद कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज यहीं का यहीं रह जाएगा, इधर बढ़ ही नहीं पाएगा, और इस तरह से इस जीन का एक्सप्रेशन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये कब होता है, जब ई कोलाई को सफिशिएंट टीआरपी
रहता है तब, ट्रिप्टोफान रहता है तब। सपोज कि ई कोलाई को ट्रिप्टोफान नहीं मिल रहा है, सपोज, तो ये बताइए कि जब ट्रिप्टोफान नहीं रहेगा तो ये इसके साथ बाइंड करेगा? नहीं करेगा बाइंड। जब ये बाइंड नहीं करेगा तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा नहीं। यहाँ से रिप्रेसर क्या होगा? अलग हो जाएगा। और जैसे ही अलग होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है यह इधर की तरफ मूव करके जीन्स का एक्सप्रेशन करा देगा, एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और इस तरह से ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन करने लगेगा। यानी ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन कब कर रहा है? जब ट्रिप्टोफान नहीं है उसके सेल में। और ट्रिप्टोफान कब नहीं बना रहा है? ये तब नहीं बना रहा है जबकि ट्रिप्टोफान सेल के अंदर में है। तो पहला रेगुलेशन तो यही हो गया। क्लियर? अब दूसरा रेगुलेशन है यहाँ पर कि ये इस लीडर सीक्वेंस में जो एटेन्यूएटर होते हैं इसके द्वारा होता है। ये करीब 240 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के होते हैं। और एटेन्यूएटर जो होता है, देखें आगे है कि नहीं पिक्चर फिगर, टीआरपी लीडर आरएनए, यहाँ पर देखिए कि ये जो 5 डैश है, ये 3 डैश है। यहाँ पर अभी देखिए, अभी कोई भी टीआरपी ऑपरॉन का जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 140 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इस 50 और 140 के बीच में 4 सीक्वेंस हैं, 1 2 3 4। और ये ऐसे सीक्वेंस हैं कि 1 और 2 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होकर के लूप का फॉर्मेशन हो सकता है। 2 और 3 के बीच में भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सकता है। और 3 और 4 के बीच में भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पर 3 और 4 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गया। यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गया। तो ये याद रखिएगा कि अगर 3 और 4 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गया तो फिर ट्रांसलेशन या ये एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन, या हम लोग कहेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। क्लियर? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते थे तो उसका टर्मिनेशन पढ़ते थे कि लूप के बाद पॉलीयूरेंस होने चाहिए। यहाँ पर पॉलीयूरेंस आ गया, ये ट्रांसक्रिप्शन खत्म यहीं पर। आरएनए पॉलीमरेज पर डिपेंड करता है कि वह आरएनए पॉलीमरेज कितना आगे बढ़ रहा है, और वह ट्रिप्टोफान प्रेजेंट पर डिपेंड करता है कि अगर हाई ट्रिप्टोफान अगर है मीडियम में तो राइबोसोम कवर्स रीजन 2, तब ये 2 रीजन पर होता है। क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि ये जो फर्स्ट है यहाँ पर कोडोन होते हैं, 2 कंटिन्यूअस कोडोन होते हैं ट्रिप्टोफान के। और ट्रिप्टोफान जो है रेयरेस्ट एमिनो एसिड है, मीडियम में नहीं है। तो मीडियम में नहीं है, रेयरेस्ट एमिनो एसिड है, तो इसकी स्कार्सिटी तो होगी। तो यहाँ पर देखिए कि लो ट्रिप्टोफान है, यानी ट्रिप्टोफान मीडियम में नहीं है, तो राइबोसोम यहाँ पर इंस्टॉल कर जाएगा। जब इंस्टॉल कर जाएगा राइबोसोम, तो 2 और 3 के बीच में लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टेम लूप का फॉर्मेशन होगा। 3 और 4 के बीच में तो नहीं करेगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा? एक्सप्रेशन करा देगा। यानी टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किसके चलते होगा? 3 और 4 के बीच में स्टेम लूप का फॉर्मेशन ना हो। अगर इसके बीच में फॉर्मेशन हो गया तो टर्मिनेशन हो जाएगा, जीन जो होंगे एक्सप्रेस नहीं होंगे, और अल्टीमेटली आरएनए पॉलीमरेज जो है वहां से वहां के वहीं पड़े रह जाएंगे। दूसरा जो वेरी गुड एग्जाम्पल है वह है मॉलिक्यूलर स्विच का, जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को भी एक्सप्लेन करता है। इसमें देखिए एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियोफेज है, फेज लेमडा जिसको बोलते हैं। फेज लेमडा आप लोग लाइफ साइकिल पढ़े भी हो गए। ये जो वायरस होते हैं, या वायरस जो हैं अपने डीएनए या आरएनए को ही इंजेक्ट करता है। यहाँ पर डीएनए है तो डीएनए को इंजेक्ट किया, यह डीएनए मेन क्रोमोसोम के डीएनए से बाइंड किया, इंटीग्रेट कर गया, और इंटीग्रेट करने के बाद यह पड़ा रहा। दिस इज कॉल्ड प्रोफेज, या इसको बोलते हैं, इस पाथवे को बोलते हैं लाइसोजेनिक पाथवे।
लेकिन अगर किसी तरह से एक्टिवेशन हो गया अल्ट्रावायलेट रेज का, तो वह जो पार्ट था जो कि इंटीग्रेट कर गया था वह निकल जाएगा, और जब निकलने के बाद क्या करेगा, वह लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होगा, यानी बहुत सारे फेज डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, बहुत सारे फेज के डीएनए एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन्स बनाएंगे, यानी इस बैक्टीरिया के अंदर में बहुत सारे वायरसेस निकलेंगे। वह वायरस क्या करेगा, उसके सेल वॉल को ब्रेक करके वहां से निकल जाएगा, और इस तरह से लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट हो जाता है। तो कहता है कि लाइटिक पाथवे और लाइसोजेनिक पाथवे को रेगुलेट करने वाला कौन कौन से जीन्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। यहाँ पर देखिए क्यों लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक ओ आर है। ओ आर का मतलब क्या हो गया, बोलिए। यहाँ पर देखिए इधर की तरफ ओ आर जो रीजन है, इसके इधर की तरफ में जीन्स फॉर प्रो है, और इधर क्या है, जीन फॉर रिप्रेसर सी एल। ये जो ऑपरेटर है इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है ओ आर वन, दूसरा है ओ आर टू, तीसरा है ओ आर वन। ओ आर वन, ओ आर टू, ओ आर थ्री, सारे के सारे जो हैं नियर अबाउट 30 न्यूक्लियोटाइड, 30 to 35 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक है रिप्रेसर का प्रोमोटर, और यहाँ से यहाँ तक है प्रो का प्रोमोटर। और प्रोमोटर कौन सा है, प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेंगे। ठीक, देखिए अगर सपोज कि ये इसका रिप्रेसर है, रिप्रेसर कोई जीन है, कोई एक्सप्रेस हुआ, वह एक्सप्रेस होकर के सबसे पहले रिप्रेसर यहाँ पर बाइंड करेगा। रिप्रेसर कहाँ बाइंड करेगा बताइए तो, रिप्रेसर बाइंड करेगा यहाँ पर। क्यों यहाँ पर बाइंड करेगा, क्योंकि जिस समय वह लाइसोजेनिक साइकिल में है उस समय वह लाइटिक पाथवे में नहीं जा सकता। तो ये जो रिप्रेसर है इसके जो जीन है वह एक्सप्रेस होकर के जो प्रोटीन बनाएगा, वह प्रोटीन सीधे OR1 पर जाके बाइंड करेगा, और OR1 के बाद फिर OR2 को भी के साथ भी बाइंड करेगा, यानी कंप्लीट जो है क्रो को, जीन फॉर क्रो को इनएक्टिव करके रखेगा। लेकिन जैसे ही रेक ए प्रोटीन या एक्टिवेशन हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज हुआ, तो क्या हुआ, ये जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे। जैसे ही यह जीन एक्सप्रेस होगा वह क्या करेगा, OR3 के साथ बाइंड करेगा, और OR3 क्या करेगा, फिर OR2 के साथ बाइंड करेगा, और इस तरह से ये वाला पार्ट जो है खाली हो जाएगा। जैसे खाली होगा, किसके चलते, अल्ट्रावायलेट रेज के चलते एक्सप्रेस होंगे, एक्सप्रेस होकर के लाइसोजेनिक पाथवे से उसको कन्वर्ट कर देंगे लाइटिक पाथवे में। वो ये दिखाया गया है रिप्रेसर प्रोटीन जो होते हैं कैसे होते हैं। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो होते हैं, देखिए एक ही प्रोटीन है जो कि वो 236 एमिनो एसिड का बना होता है। इसके एन टर्मिनल यहाँ पर है, सी टर्मिनल यहाँ पर है। ये दो क्लीवेज साइट है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए COOH रीजन के चलते इसमें जो है दोनों सबयूनिट जो है जुट गए, इधर NH2 टर्मिनल के चलते ये दोनों सबयूनिट जुट गए, डम्बल सेपेट का हो गया, और यह दोनों OR1 के साथ जाके बाइंड कर गया। ठीक है, और उसके बाद क्रो प्रोटीन जो होते हैं वह सिंगल दो सबयूनिट के बने होते हैं। वह इसके बीच में यहाँ पर देखिए इस तरह का डम्बल सेपेट का स्ट्रक्चर नहीं है, यह ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। यह ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होगा इसके साथ बाइंड करेगा, OR3 के साथ बाइंड करेगा, और OR3 को जैसे बाइंड किया कि रिप्रेसर वाला रिप्रेस्ड रहेगा, यानी लाइसोजेनिक पाथवे में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से हटेगा लैटिक पाथवे स्टार्ट हो जाए। उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए कि OR1, OR2, OR3 या आरएनए पॉलीमरेज हैं। यहाँ पर क्रो प्रोमोटर है, यहाँ पर रिप्रेसर प्रोमोटर है। क्लियर, ये देखिए यहाँ से डम्बल सेपेट हट गए हैं। क्यों हट गए हैं, क्योंकि क्रो प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा। इंडक्शन की बात देखिए, जैसे ही रेक ए प्रोटीन हुआ आया, क्यों आया, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आए।
रेक ए प्रोटीन क्या करेगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा। रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर बाइंड करता था, OR1 में। जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्रो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। वह क्रो प्रोटीन क्या करेगा, अब यहाँ पर OR2 और OR3 के साथ बाइंड करेगा और इस तरह से लैक्टिक पाथवे को इंड्यूस करेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये यूकैरियोटिक मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि यूकैरियोट में जो जीन रेगुलेशन होता है कैसे होता है। तो बहुत सारे इसके पार्ट हैं। पहला तो है कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं वह इंटीग्रेट करके क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्रोमेटिन जो होते हैं उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का रैपिंग होता है ना। लेकिन इसका कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं 4 तरह के होते हैं। पहला होता है H1 जो कि लिंकर डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। H2AB, H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन प्रोटीन के यह टेल होते हैं। और इस टेल को बोलते हैं हम लोग टेल, चाहे जिस भी हिस्टोन प्रोटीन का हो, चाहे वह H3 का हो, चाहे वह H4 का हो। तो अगर हम H की बात करते हैं, H3 की बात करते हैं, तो वहाँ पर टेल में एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम है लाइसिन। ठीक है। और लाइसिन में क्या होता है कि एक प्लस चार्ज रहता है। ये दो दो चीज याद रखिएगा, एक लाइसिन, दूसरा है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो होते हैं और लाइसिन जो होते हैं यह बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। और बेसिक एमिनो एसिड्स का मतलब कि उसमें एक एडिशनल NH2 ग्रुप होते हैं, और एक एडिशनल NH2 ग्रुप होने के चलते उसमें प्लस चार्ज रहता है। और यह प्लस चार्ज जो है डीएनए के निगेटिव चार्ज के साथ इंटीग्रेट होता है, और इंटीग्रेट होकर के कॉम्पैक्ट बाइंडिंग कराने का काम करता है, जो आप देखते हो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में या क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर देखिए कि हिस्टोन जो प्रोटीन है उसमें क्या प्रेजेंट है, प्लस चार्ज प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन जो है बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं, प्लस चार्ज बहुत है। लेकिन जैसे ही एसिटाइलेशन होगा तो एसिटाइलेशन क्या करेगा कि उसके जो पॉजिटिव चार्ज है वह इसको खत्म कर देगा। अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में देखिए प्लस चार्ज जो है वो कम हो गए, और जैसे ही ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ कि एक दूसरा प्रोटीन जो है वह बाइंड करेगा जिसमें कि ब्रोमोडोमैन होगा। यह ब्रोमोडोमैन जैसे होगा तो डीएनए जो था, डीएनए प्लस माइनस चार्ज निगेटिव चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज उतना रहना चाहिए, लेकिन अब तो है नहीं, अब तो कम हो गया। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बीच में जो इंटरेक्शन था वह लूज हो गया या हट गया, जिसके चलते कि जीन एक्टिव हो गए। यहाँ पर मिथाइलेशन एक दूसरा है। मिथाइलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर भी प्लस चार्ज रहते हैं लाइसिन में, लेकिन यहाँ पर जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर टर्मिनल डोमेन है यानी टेल है। इस टेल में एमिनो एसिड्स हैं आर्जिनिन और लाइसिन। तो आर्जिनिन और लाइसिन में प्लस चार्ज है, और इसमें क्या हुआ, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन किसके द्वारा हुआ? हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज के द्वारा, HMT के द्वारा। एसिटाइलेशन किसके द्वारा हुआ था? HAC के द्वारा, HAT के द्वारा, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज के द्वारा। तो मिथाइलेशन जो होता है वह दोनों में हो सकता है, लाइसिन में भी और आर्जिनिन में भी। लेकिन मिथाइलेशन के बावजूद इसका प्लस चार्ज जो है वह नहीं हटता है। प्लस चार्ज यहाँ पर जैसा का तैसा है, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें है। लेकिन जैसे ही मिथाइलेशन होता है उसके साथ एक दूसरा प्रोटीन जुड़ जाता है जिसका नाम है क्रोमोडोमैन। याद रखिएगा, एसिटाइलेशन में क्या होता है? ब्रोमोडोमैन, और इसमें क्या होगा? क्रोमोडोमैन मिथाइलेशन में। लेकिन ये याद रखिएगा
कि एसिटाइलेशन क्या करता है, जीन का एक्टिवेशन कराता है, लेकिन मिथाइलेशन क्या करता है, जीन का एक्टिवेशन भी करा सकता है और जीन का रिप्रेशन भी करा सकता है। सपोज कि यह H3 का टेल है और इस टेल पर यहां पर फोर्थ पोजीशन पर लाइसिन है, इसका जो है मिथाइलेशन हो गया। मिथाइलेशन मोनोमिथाइलेशन भी हो सकता है, डाइमिथाइलेशन भी हो सकता है, ट्राइमिथाइलेशन भी हो सकता है। अगर इसका मिथाइलेशन हो गया, फोर्थ जो एमिनो एसिड लाइसिन है, तो जीन को एक्टिव करके रख देगा। अगर ये सपोज की टेल है, टेल के जो 9th एमिनो एसिड है, वहां पर जो लाइसिन है, इसका अगर मिथाइलेशन हुआ और इस मिथाइलेशन अगर इसका मिथाइलेशन हो गया, तो यह क्या करेगा, जीन को रिप्रेस करके रख देगा। ठीक है, तो एक्चुअली में मिथाइलेशन जो होता है दोनों काम करता है। कौन कौन काम करता है, तो ये रिप्रेशन भी कराता है और एक्टिवेशन भी कराता है। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ और प्रोटीन जो होते हैं यहाँ पर बाइंड कर जाते हैं, जिसके चलते कि ये जो दोनों कॉम्पैक्ट थे वो देखिए आप लूज हो गया। और लूज होना भी इसलिए जरूरी है ताकि हिस्टोन डीएसिटाइलेशन और हिस्टोन हाइपर एसिटाइलेशन के चलते कॉम्पैक्टनेस जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है, और ये जरूरी भी है फॉर रेप्लिकेशन एज वेल एज फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ये हार्मोन बाइंडिंग है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन है मेनली। वह आया सेल के अंदर में, क्योंकि यह लिपोफिलिक है, लिपिड के लेयर को क्रॉस कर जाएगा। और यहाँ पर उसके रिसेप्टर हैं, उस रिसेप्टर के 3 डोमेन हैं। पहला है एडी, डीबीडी, एलबीडी। एलबीडी लिगैंड बाइंडिंग डोमेन है, एडी एक्टिवेटर डोमेन है, और डीबीडी डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। जैसे ही हार्मोन आया इसके साथ बाइंड करेगा, देखिए यहाँ पर बाइंड किया, ये जो चेपरॉन जिसको इनएक्टिव करके रखे था वह हट गया, एक्टिव हो गया। यह मूव कर जाएगा न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस में जो इसका जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वह वहाँ बाइंड करेगा। किसके साथ बाइंड करेगा, तो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ, एचआरई के साथ। जैसे बाइंड करेगा, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन जो होंगे वो ऊपर है, एक्टिवेटर डोमेन बगल में है। इसके साथ और भी सारे प्रोटीन जो हैं आके बाइंड कर जाएंगे, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से जीन का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। अब ये सब तुम लोगों के लायक नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। नो सर। नो तो सर हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई नहीं। नो वन इज हियर। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर हम लोग तो हैं यहाँ पे। हैंड रेज कोई करो प्रॉब्लम सर, है? हैंड रेज। नहीं सर। नो सर, नो सर। हम बोल रहे हैं सर, आवाज नहीं जा रही थी हमारी शायद। ऑल ऑफ यू हैव लेफ्ट। सर हम बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सर हम। हेलो सर आपको वॉइस नहीं जा रही, आई थिंक। सर हम लोग बोल रहे हैं सर। हैंड रेज करो सर, तुम हैंड लोग रेज। भाग गए हो कि हो यहीं पर? सब लोग हैंड रेज कर लो यार। सर आपकी तरफ से वॉल्यूम लो है शायद, तभी आपको आवाज नहीं आ रही। हेलो।
कैमरा ऑन करें क्या हम लोग? पता नहीं यार। तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम? है सर, नहीं सर, नो प्रॉब्लम। तुम लोग कहाँ रहते हो? कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती हो। सर हम लोग बहुत वैष्णवी देर से गुप्ता बोल रहे हैं सर। और कौन सर हम लोग कौन? बोल रहे हैं सर, बहुत देर से बोल रहे हैं सर, सर आपको आवाज आवाज ही नहीं नहीं आ आ रही रही थी है। आपके पास। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बताइए। खत्म हो गया? आ, आ, कोई कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं। मीटिंग होस्ट PhD 42। हाँ, तो ये आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके। लीव लीव कर देते हैं, ठीक है। हाँ, कोई बच्चों से पूछ लीजिए, कोई कैरी। कुछ नहीं, कोई कोई query नहीं है। अच्छा, ओके। ओके।